25 जून 1975 इतिहास की ये तारीख कई मामलों में कुख्यात है। इसी दिन लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई प्रधानमंत्री ने सारे देश में आपातकाल लगा दिया था। इसी दिन नेहरू, गांधी और अंबेडकर के भारत में सभी तरह के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल दिया गया था। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की दुलारी बेटी और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में डलवा दिया था, हाउस अरेस्ट करवाने का आदेश जारी कर दिया था। तो क्या ये कहानी देश में आपातकाल लगने की है? अरे नहीं, ये कहानी आपातकाल हटने और उसके बाद बिछाई गई राजनीतिक चौसर की है। तो चलिए किस्सा शुरू करते हैं। आप सीट बेल्ट बांध लीजिए। आपातकाल लगाने और थोक के भाव से विपक्षी नेताओं को जेल में डलवाने के कुछ ही महीनों बाद इंदिरा गांधी के दिमाग में चुनाव करवाने का ख्याल आने लगा। अभी वो अगले 15 महीनों तक आपातकाल लगाए रख सकती थी, लेकिन चुनाव का ख्याल उनके दिमाग में आने लगा। साफ और सफल चुनाव के लिए जरूरी था कि विपक्षी नेताओं और विपक्षी पार्टियां भी मैदान में हो, लेकिन वो सब तो जेल में बंद थे। लिहाजा इंदिरा गांधी ने एक एक कर विपक्षी नेताओं तक पहुंचना शुरू कर दिया। साल 1976 के शुरुआती महीनों में मिसेज गांधी के दूत अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर जैसे नेताओं तक पहुंचे। ये सभी नेता तब अलग अलग जेलों में बंद थे या हाउस अरेस्ट किए गए थे। एक तरफ जहां मिसेज गांधी इन विपक्षी नेताओं को जेल से निकालकर देश में लोकतांत्रिक चुनाव करवाकर अपने दामन पे लगे दाग धोना चाह रही थी, वो साल के आखिर आते आते जेल में बंद इन विपक्षी नेताओं के मूड में भी नरमी आ चुकी थी। वो भी अब किसी समझौते के लिए तैयार दिख रहे थे। किसान नेता चौधरी चरण सिंह के तब युवा सहयोगी थे सत्यपाल मलिक। जी हां, वही सत्यपाल मलिक जो बाद में बीजेपी में शामिल हुए, जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे और आजकल बीजेपी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी असहमति प्रकट करते अक्सर सुनाई देते हैं। खैर, इमरजेंसी के दौरान सत्यपाल जी फतेहगढ़ जेल में बंद थे और उनके नेता चौधरी साहब तिहाड़ जेल में बंद थे। मिसेज गांधी के दूत को अपनी बात चौधरी चरण सिंह तक पहुंचानी थी, लिहाजा सत्यपाल मलिक का ट्रांसफर फतेहगढ़ जेल से तिहाड़ जेल किया गया। और जब सत्यपाल मलिक एक कैदी की हैसियत से तिहाड़ जेल में इंटर हुए तो उन्हें सबसे पहले जेलर के कमरे में ले जाया गया, जहां प्रधानमंत्री के दूत के तौर पे तब के कांग्रेसी नेता HKL भगत पहले से मौजूद थे। सत्यपाल के साथ आए पुलिस के जवान उन्हें कमरे में छोड़कर वापस चले गए। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। तब HKL भगत सत्यपाल मलिक की तरफ मुड़े और बोले, आपको तिहाड़ में चौधरी साहब के बगल वाले कमरे में शिफ्ट किया जा रहा है, आप उनसे बातचीत कर लें। सत्यपाल मलिक HKL भगत के प्रस्ताव, जो कि आदेश के अंदाज में आ रहा था, ध्यान से सुन रहे थे। भगत बोले, प्रधानमंत्री देश में चुनाव करवाना और विपक्षी नेताओं को जेल से बाहर लाना चाहती, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि वो बाहर आकर कोई उपद्रव नहीं करेंगे। यहां भरोसे की उम्मीद की जा रही है विपक्षी नेताओं से। सत्यपाल मलिक ने जब इस प्रस्ताव के बारे में अपने नेता चौधरी चरण सिंह को बताया तो बहुत उत्साहित नहीं हुए, बहुत खुश नहीं हुए। उन्होंने अपने चेले, अपने सहयोगी सत्यपाल मलिक से कहा, देखो मुझे भगत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, उससे कहो कि वो पहले तुम्हें जेल से बाहर निकाले और फिर तुम खुद जाकर मिसेज गांधी से इस बारे में बात करो। हुआ भी ऐसा ही। पहले सत्यपाल मलिक जेल से बाहर निकले और फिर वो पहुंचे मिसेज गांधी के पास। मिसेज गांधी से मिल करके उन्होंने चौधरी चरण सिंह के आजाद होने का रास्ता साफ किया। लेकिन जब चौधरी साहब को मलिक ने कहा कि अब वो जेल से निकलने वाले हैं तो चौधरी चरण सिंह ने एक नई शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें अकेले जेल से रिहा न करे, उनके साथ या उनके आसपास 4-5 और नेताओं को छोड़ा जाए। बात यहां परसेप्शन की है। सरकार ने ये बात भी मान ली और आखिरकार चौधरी चरण सिंह के साथ या उनके आसपास ही लोक दल के बीजू पटनायक, स्वतंत्र पार्टी के नेता जो खुद को CA का एजेंट कहते थे, पीलू मोदी, और गांधी फाउंडेशन के राधा कृष्णा भी चौधरी चरण सिंह के साथ या उनके आसपास ही जेल से रिहा हुए, जेल से छोड़े गए। चौधरी साहब के साथ ही मिसेज गांधी के दूत तब जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिले। कुछ शर्तों के साथ उनके साथ भी समझौता हुआ, वो भी बाहर आ गए। कुल मिलाकर एक एक कर सभी विपक्षी नेताओं तक मिसेज गांधी के दूत पहुंचे और सभी नेता धीरे धीरे जेल से बाहर आ गए। प्रधानमंत्री चुनाव करवाने का ठान चुकी थी। हालांकि उनके बेटे संजय गांधी को यह पसंद नहीं था।
वो चुनाव को टालने के पक्ष में थे। मिसेज गांधी के इशारे पर उनके सेक्रेटरी पीएन धर ने तब के चुनाव आयुक्त टी स्वामीनाथ को चाय पर बुलाया और उनसे कहा कि वो चुनाव के लिए तैयार हो जाएं, वो देश में आम चुनाव करवाने के लिए तैयार हो जाए। ये बात है 1 जनवरी 1977 की। इस भेंट के 17 दिन बाद 18 जनवरी 1977 को देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी, उनके सचिव और उनके करीबी नेताओं से लेकर देश के दूर दराज इलाकों में बैठे सभी लोग इस घोषणा से हैरान रह गए, क्योंकि मिसेज गांधी चाहती तो अगले 15 महीनों तक देश में इमरजेंसी लगाए रख सकती थी और सबको लगता था कि वो ऐसा ही करेंगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। चुनाव की घोषणा जैसे ही हुई, करीब 11 विपक्षी पार्टियां एक छतरी के नीचे आ गई, जिसका नाम था जनता पार्टी। चुनाव परिणाम आया तो इंदिरा गांधी की जबरदस्त हार हुई। देश में पहली दफा कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी। इंदिरा गांधी से हद दर्जे तक नफरत करने वाले कुछ बुजुर्ग और अधेड़ नेता सत्ता के केंद्र में बैठे। जनता सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के पद पर बैठे। चुनाव की घोषणा के साथ ही या उसके ठीक पहले इंदिरा से विद्रोह करके जनता पार्टी का अंग बने जगजीवन राम रक्षा मंत्री बनाए गए और आज की कहानी के मुख्य किरदार चौधरी चरण सिंह तब सरकार में नंबर 2 की हैसियत से गृह मंत्री बने। जनता पार्टी के नेता इंदिरा गांधी से बदला लेना चाहते थे, उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। वो देश की पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ इमरजेंसी को लेकर कार्रवाई चलाना चाहते थे। जांच कमेटियां भी बन गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब 3 अक्टूबर 1977 की एक सुबह गृह मंत्रालय के शह पर सीबीआई के कुछ अधिकारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने उनके सरकारी आवास पर पहुंच गए। इंदिरा गांधी ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। वो सीबीआई के अधिकारियों से बोली कि बिना हथकड़ी लगाए वो वहां से नहीं जाएंगी। खूब ड्रामा हुआ। वो तब तक समय पास करती रही जब तक उनके घर के बाहर भारी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रेस के फोटोग्राफर पत्रकार जमा नहीं हो गए। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उस वक्त की असली तस्वीरें हैं। चौधरी चरण सिंह का ये दाव खाली गया, ये कहें तो ये दाव उल्टा पड़ गया। अखबार के पहले पन्ने पर इंदिरा के अरेस्ट की खबरें छपी। अभी कुछ महीने पहले तक एक विलेन के तौर पर देखी जा रही मिसेज गांधी को सहानुभूति मिलने लगी। सरकार की किरकिरी हुई सो चौधरी चरण सिंह से उनके मंत्रिमंडल के साथी भी खींचे खींचे रहने लगे और तब इसे ऑपरेशन बलंडर का नाम दिया गया। अगर आप ध्यान से किस्सा सुन रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि कुछ ही महीनों में किरदारों की हैसियत बदलने लगी। अभी कुछ महीनों पहले तक इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने और विपक्षी नेताओं को जेल में भेजने की वजह से विलेन के तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन जनता पार्टी बनने के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें सहानुभूति मिलने लगी। वही चौधरी चरण सिंह और उनके साथी जो जेल में डाले जाने की वजह से, इमरजेंसी के दौरान जेल में डाले जाने की वजह से सहानुभूति पा रहे थे, अब एक महिला को, एक पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की वजह से आलोचना झेलने लगे थे। वक्त बदला, किरदार वही है, लेकिन उनके लिए भावनाएं बदलने लगी, देश का मूड बदलने लगा। बदलाव तो जनता पार्टी में भी होने लगी थी, बदलाव तो जनता पार्टी के अंदर भी होने लगा था। जनता पार्टी सरकार का शीर्ष नेतृत्व आपस में टकराने लगा था और इस टकराव से फायदा उठाने के लिए मिसेज गांधी और उनके बड़े बेटे संजय गांधी पूरी तरह से तैयार थे। जहां एक तरफ जनता पार्टी के नेता इंदिरा गांधी को जेल में डालना चाह रहे थे, वो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा देना चाह रहे थे, वहीं इंदिरा गांधी इन नेताओं को राजनीतिक तौर से पटकने का पूरा प्लान बना चुकी थी। अब आगे उसी प्लान की बात होने वाली है। साल 1978 के मध्य आते आते जनता पार्टी सरकार के बड़े नेताओं की आपस में ही भिड़ंत शुरू हो गई। इस भिड़ंत का सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह और खुद को चौधरी चरण सिंह जी का हनुमान बताने वाले राज नारायण को, जो तब स्वास्थ्य मंत्री थे, कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राज नारायण साहब ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साल 1975 में मिसेज गांधी को मजिस्ट्रेट अदालत में हराया था और पिछले लोकसभा चुनाव में जनता की अदालत में भी पटकनी दी थी, और वो भी तब जब बड़े बड़े नेता मिसेज गांधी के खिलाफ चुनाव में खड़ा होने से मना कर चुके थे।
लेकिन राजनीति में दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं, लिहाजा 1975 और 1977 में मिसेज गांधी को हराने वाले राजनारायण अब उनके प्लान का हिस्सा थे। वो अब संजय गांधी और इंदिरा गांधी के साथ मिलकर जनता पार्टी की सरकार को गिराने में लगे थे। वो किसी भी हाल में चौधरी चरण सिंह को मोरारजी देसाई की जगह देखना चाह रहे थे। राजनारायण की इस अंधी चाहत को मिसेज गांधी की सह पर संजय गांधी ने जबरदस्त हवा दी। मिसेज गांधी तो खुद राजनारायण से नहीं मिली, लेकिन संजय गांधी और राजनारायण के बीच मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। एक के बाद एक कई मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों के लिए संजय गांधी को राजनारायण के घर तक ड्राइव करके ले जाते थे कमलनाथ तब संजय गांधी की टीम में थे। तब कमलनाथ के जिम्मे संजय गांधी को ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम था, और अगर संजय गांधी कमरे में मीटिंग कर रहे हैं तो उसके बाहर बैठने का काम भी कमलनाथ का था, इंतजार करने का काम कमलनाथ का था। खैर, कुछ मुलाकातों के बाद जनता सरकार को गिराने का रोड मैप तैयार हो गया। राजनारायण ने संजय गांधी से कहा कि वो देसाई की जगह चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं। संजय गांधी या मिसेज गांधी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो बस किसी भी तरह जनता सरकार को अस्थिर करना चाह रहे थे। अब वो चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने से हो या खुद राजनारायण के, इससे न इंदिरा गांधी को फर्क पड़ रहा है न संजय गांधी को, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन प्लान का हिस्सा बने राजनारायण और चौधरी चरण सिंह। कैसे, वो सुनिए। खैर, अब एक के बाद एक राजनीतिक पैंतरेबाजी शुरू होने वाली है। आप बस देखते जाइए, जो आप थंब में देख करके आए हैं उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। साल था 1978, 17 दिसंबर का दिन, महीना दिसंबर का था। सो दिल्ली में हद दर्जे की ठंड। लेकिन इस दिन चौधरी चरण सिंह अपने जीवन का 77 वसंत पूरा कर रहे थे। सो करीब 8 लाख किसानों की फौज उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए दिल्ली के बोट क्लब में जमा हुई। चौधरी साहब अपने जन्मदिन के मौके पर जमा भीड़ के मार्फत अपनी ताकत दिखा रहे थे। वो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को साफ साफ संदेश भेज रहे थे। लेकिन जन्मदिन के मौके पर एक संदेश किसी और ने चौधरी साहब के लिए भेजा था, और इस एक संदेश की चर्चा प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर दिल्ली में जमा हुए लाखों किसानों तक के बीच थी। और ये संदेश मिसेज गांधी की तरफ से चौधरी चरण सिंह के लिए आया था। संदेश तो केवल हैप्पी बर्थडे वाला था, लेकिन इस संदेश के मायने बहुत थे, और इन्हीं मायनों को तब हर कोई समझने में लगा हुआ था, कोशिश कर रहा था। चौधरी साहब को हैप्पी बर्थडे बोलने आए किसानों के बीच भी मिसेज गांधी के मैसेज की ही ज्यादा चर्चा थी। दिल्ली का राजनीतिक पारा चढ़ रहा था। असल पारा तो तब चढ़ा जब चौधरी साहब ने अमेरिका में पैदा हुए अपने पोते जयंत चौधरी, जो हाँ अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके जन्म पे दिल्ली में अपने बंगले पे एक पार्टी रखी। इस पार्टी में मिसेज गांधी का आना भी तय हुआ। तब चौधरी चरण सिंह ने अपने सहयोगी सत्यपाल मलिक से कहा था, मिसेज गांधी आकर अगर चाय पी लेंगी तो मोरारजी ठीक हो जाएंगे। तो तय तारीख को मिसेज गांधी आई। चौधरी साहब ने उन्हें दरवाजे के बाहर ही रिसीव किया। दोनों नेता साथ में थोड़ी देर बैठे, बातचीत हुई, चाय पानी हुई, और इस बैठकी से वाकई प्रधानमंत्री देसाई परेशान हो गए। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को अपने मंत्रिमंडल में वापस ले लिया और उप प्रधानमंत्री बना दिया। देख रहे हैं राजनीति। उधर मिसेज गांधी चौधरी चरण सिंह की नाराजगी को हथियार बनाकर जनता पार्टी की सरकार गिराने का प्लान बना रही हैं, और इधर चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी से नजदीकी दिखाकर अपने ही प्रधानमंत्री से हिसाब बराबर कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार जब अलगाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अलग अलग रास्ते दिख जाते हैं, तो फिर साथ रहना चलना मुश्किल हो जाता है। इधर भी कुछ कुछ वैसा ही होने वाला है। चौधरी चरण सिंह सरकार में तो आ गए थे। प्रधानमंत्री देसाई ने चौधरी साहब को साथ तो ले लिया था, लेकिन इस सब के बाद भी बात बन नहीं रही थी। जनता सरकार के शीर्ष नेताओं के मतभेद वक्त बेवक्त दिखने लगे थे। प्रधानमंत्री देसाई ने अपनी सरकार को बचाने की एक और कोशिश की। 9 मई 1979 को प्रधानमंत्री ने जनता पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई, आनन फानन में बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने चौधरी चरण सिंह के मन का एक फैसला किया। यह फैसला एक स्पेशल कोर्ट बनाने का था। इस कोर्ट में मिसेज गांधी पर मामला चलना था। चौधरी चरण सिंह बहुत पहले से ये ख्वाब पाले थे। अब जब प्रधानमंत्री ने इस बाबत आदेश दे दिया तो वो खुश हो गए। उन्होंने तब अपने सहयोगियों से कहा कि वो इस सरकार में ही रहना चाहते हैं, इस सरकार को चलाना चाहते हैं, इस सरकार को बचाना चाहते हैं।
तब उन्होंने केवल इतना ही नहीं किया बल्कि जो खुद को हनुमान कहते थे चौधरी चरण सिंह का राज नारायण को अपनी पार्टी से निकाल दिया, उन पर आरोप लगाया कि वो पार्टी तोड़ रहे हैं। लेकिन जब ये सब हो रहा था तो मिसेज गांधी और संजय गांधी थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें अपना प्लान फेल होते हुए दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने तो सरकार गिराने और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। तो चौधरी साहब ने जब अपना मूड बदला तो संजय गांधी ने कमलनाथ को उनकी तरफ दौड़ाया। जब कमलनाथ ने चौधरी साहब से कहा कि मौका हाथ से निकल जाएगा, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, तो चौधरी साहब ने कहा यह सही समय नहीं है, स्पेशल कोर्ट बन गया है, इंदिरा गांधी को ट्रायल फेस करना होगा। जब चरण सिंह ये कह रहे थे तो उनके चेहरे पर जीत का एक भाव था। उन्हें यह लग रहा था कि इंदिरा गांधी की नजदीकी का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने प्रधानमंत्री देसाई को साध लिया, वो कैबिनेट में वापस आ गए, उप प्रधानमंत्री भी बन गए और अब तो इंदिरा गांधी पर ट्रायल भी चलने वाला था, स्पेशल कोर्ट बन ही गया था। लिहाजा वो अपने आप को हर तरह से जीता हुआ मान रहे थे। लेकिन याद रखिए, अभी तक संजय गांधी और मिसेज गांधी ने अपने हार की घोषणा नहीं की थी। उन्होंने अभी चाल चलना बंद नहीं किया था। बहुत जल्द ही वो समय आ गया जब एक बार फिर कमलनाथ भागे भागे चौधरी चरण सिंह के पास पहुंचे। संजय गांधी ने उनके लिए एक संदेश भिजवाया था कि वो उप प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दें ताकि उन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे स्थापित किया जाए। ये संजय गांधी का मैसेज था जो कमलनाथ लेकर के पहुंचे थे। लेकिन चौधरी साहब इस मैसेज को पाने के बाद भी ठंडे रहे। इस बार कमलनाथ ने भापा कि चौधरी साहब का मूड क्यों नहीं बन पा रहा है। उन दिनों चौधरी चरण सिंह पुरानी दिल्ली में रहने वाले एक ज्योतिषी से सलाह लेकर ही कोई भी राजनीतिक मूव चलते थे और उसी ज्योतिषी ने तब उन्हें कहा था कि अभी आपका वक्त नहीं आया है। लिहाजा चौधरी चरण सिंह पूरी तैयारी होने के बाद भी ठंडा ठंडा फील कर रहे थे। संजय गांधी के दूत कमलनाथ को जब ये पता चला तो उन्होंने सीधे ज्योतिषी का रुख किया। ज्योतिषी पर दबाव डाला कमलनाथ ने और चौधरी चरण सिंह को हरी झंडी दिलवाई। दबाव में आए ज्योतिषी ने ग्रह की दशा खुद ही बदल दी अगर ऐसा कुछ होता है तो, और चौधरी चरण सिंह के नाम संदेश भिजवाया। देश के सबसे बड़े पद पर बैठने के लिए ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है, ये आपका ही समय है। मैसेज मिलते ही चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई सरकार से इस्तीफा दे दिया। अब मिसेज गांधी ने जनता सरकार पर फाइनल वार किया। 15 जुलाई 1979 इतवार का दिन, इस दिन कुल 93 सांसद जो थे वो मोरारजी देसाई सरकार से बाहर आ गए। सरकार अल्पमत में आ गई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अपना इस्तीफा लेकर तब के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी के पास पहुंचे, इस्तीफा दे दिया। देसाई जब कुर्सी से हटे तो जगजीवन राम ने अपने लिए कोशिश की, लेकिन वो कोशिश में सफल नहीं रहे। तब इंदिरा गांधी ने अपने 72 सांसदों का समर्थन चौधरी चरण सिंह को दिया। बिना किसी शर्त के चौधरी साहब बहुमत के करीब पहुंचे। उन्होंने समर्थन देने के लिए इंदिरा गांधी को थैंक यू वाला पत्र लिखा। इसी साल 28 जुलाई को चौधरी चरण सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। देखिए, अपनी कहानी का एक चक्र यहां पूरा हुआ। इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद करवाया था। चौधरी चरण सिंह खुन्नस खाए हुए थे। जेल से निकलने के बाद वो इंदिरा गांधी को किसी भी तरीके से जेल में डालना चाह रहे थे, इमरजेंसी के लिए सजा दिलवाना चाह रहे थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने सीबीआई भी उनके घर भेज दिया था। फिर जब प्रधानमंत्री देसाई ने स्पेशल कोर्ट की अनुमति दे दी तो वो खुश भी हो गए। इसके पहले वो नजदीक गए थे। अब वही चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी से मदद लेकर के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। है ना कितना दिलचस्प। अब कहानी का आखिरी और सबसे शानदार हिस्सा। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चौधरी साहब ने मिसेज गांधी को कॉल किया और उन्होंने शुक्रिया बोला और उनसे कहा कि जल्द ही वो उनके घर आकर उनसे भेंट करेंगे। मुलाकात के लिए दिन तय हुआ। इंदिरा गांधी अपने 10-20 दूसरे कांग्रेसी सहयोगियों के साथ अपने घर के अहाते में नए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का इंतजार कर रही थी। चौधरी चरण सिंह अपने काफिले के साथ एक अस्पताल से लौट रहे थे और तय ये था कि लौटते हुए वो मिसेज गांधी के यहाँ जाएंगी। मिसेज गांधी के हाथों में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए फूलों का गुलदस्ता था। तभी प्रधानमंत्री का काफिला मिसेज गांधी के घर के सामने आया, कुछ देर रुका और बिना घर के अंदर गए आगे बढ़ गया। मिसेज गांधी ये सब देख गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने गुलदस्ता वहीं फेंक दिया और तमतमाते हुए घर के अंदर चली गई। बाद में पता चला कि चौधरी चरण सिंह आ तो रहे थे इंदिरा गांधी के घर और उनके साथ उनके संबंधी सहयोगी थे। उन्होंने कहा कि अब वो प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा उन्हें मिसेज गांधी के घर
नहीं जाना चाहिए, बल्कि मिसेज गांधी को उनसे मिलने उनके ऑफिस या घर आना चाहिए। ये बात तब चौधरी साहब को जम गई थी और वो बिना मिसेज गांधी के घर गए आगे निकल गए। हालांकि वो ये भूल गए थे कि उनकी सरकार मिसेज गांधी इंदिरा गांधी के समर्थन से ही टिकी हुई थी, उन्हीं के समर्थन से बनी थी। खैर, जो होना था सो हो चुका। उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की, चौधरी चरण सिंह ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन मिसेज गांधी नहीं मानी। वैसे तो मिसेज गांधी ने बिना शर्त सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन उस दिन की घटना के बाद चौधरी चरण सिंह के सामने शर्तें रखी जाने लगी। आखिरकार सरकार बनने के 23वें दिन मिसेज गांधी ने चौधरी चरण सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और देश में मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो गई। किस्सा यहां खत्म हुआ, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब आपसे सुनने का मन है। आप कमेंट करिए, बताइए ये किस्सा आपको कैसा लगा, किसने किससे हिसाब बराबर किया, आपके हिसाब से जो हुआ वो क्या हुआ, और अगर किस्से में दम लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सर्कल में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, किस बात का इंतजार कर रहे हैं, है ना। आखिर में एक सबसे जरूरी बात हम आपको बताना चाहते हैं। ये किस्सा हमने आपको सीनियर पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब, नीरजा चौधरी जी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड से सुनाई। बहुत शानदार किताब है, अल्फा प्रकाशन से छप के आई है। मन करे तो ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, मंगाइए। शानदार कहानियां हैं गुरु, पढ़ के अफसोस नहीं करेंगे, मजा आ जाएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बाय बाय।